हे गाइस, सीए ललित हेयर। और ये वीडियो हम लोग लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए जो भी अभी जिनका दिसंबर का अटैम्प्ट है या उसके बाद का अटैम्प्ट है, जो मई जून में होने वाला है या उसके बाद वाला अटैम्प्ट है। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि जो सीए फाइनल हो या सीए इंटर हो, ठीक है, तो उनके लिए आपको प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या फॉलो करनी है, ठीक है, एक पाथवे क्या रखना है आपको इस जर्नी को आगे बढ़ाने का और कैसे उस प्रीफिक्स तक आपको पहुंचना है, ठीक है। एक जर्नल स्ट्रेटेजी हम स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बताएंगे बिकॉज जस्ट जैसे हम सीए ललित हेयर और सीए राकेश हम अभी क्वालिफाई हुए तो वी कैन फील कि प्रिपरेशन के टाइम में क्या माइंडसेट चलता है और क्या थीम रखी जाती है, और जैसे अभी के कुछ लेटेस्ट पेपर में कुछ ट्रेंड्स में कुछ स्लाइड चेंजेज हुए तो उनके अकॉर्डिंग अपने को कैसे आगे बढ़ना है। सो आइए अपन इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं सीए राकेश से आपको इंट्रोडक्शन करवा देना चाहूँगा। राकेश जी। हेलो गाइज़, माई सेल्फ सी राकेश माली हियर। और जैसे कि आपको बता दिया है ललित भाई ने कि हम इसमें वीडियो में बताएं किस प्रकार आपको स्ट्रेटजी रखनी है। उसके साथ में सबसे महत्वपूर्ण होता है कि जब आप असफल हो गए हो, अगर किसी कारणवश अगर आप जुलाई में क्लियर नहीं हो पाए हो, तो किस प्रकार से आपको दिसंबर में आपका माइंडसेट रखना है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि अगर आप एक बार अगर आप क्लियर नहीं हुए या अगर आपको अटैम्प्ट लगे हैं तो अब सबसे महत्वपूर्ण होता है कि आप अपने आप को कैसे मोटिवेट रखें, क्योंकि मैंने भी असफलताओं को हासिल किए हैं, उसके बाद में सफलता को पाया है। तो मैं बेहतरीन तरीके से जानता हूँ कि जब अपन एक बार असफल होते हैं या अटैम्प्ट लगता है तो उसके बाद में अपने आपको वापस खड़ा करना ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो हम इस बारे में भी आपको डिस्कस करेंगे। ओके, सो गाइज, सबसे पहले ये रहेगा कि अगर हम प्रिपरेशन वाले पार्ट पे आते हैं तो सबसे मेन क्वेश्चन आता है, जैसे अगर हम देखते हैं सोशल मीडिया पे और प्लेटफॉर्म पे क्वेश्चंस रहते हैं जो सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज के रहते हैं कि एससीएमपी को कैसे प्रिपेयर करना है, एसएफएम को कैसे करना है, एफआर ऑडिट, लाइक सब्जेक्ट वाइज रहती है। तो गाइज वी हैव डिसाइडेड कि हम सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन के वीडियोज सेपरेटली लेके आएंगे। इसके अंदर हम एक ओवरव्यू देंगे कि आपको पढ़ाई को कैसे कंटिन्यू करना है और पूरा थीम कैसे रखना है। बाकी जो सब्जेक्ट वाइज इन डिटेल प्रिपरेशन रहेगी उसके लिए हम सेपरेट वीडियोज़ लेके आएंगे। उनके अंदर आपको बता देंगे कि अगर आप जैसे अभी 70 डेज है तो उसमें कैसे प्रिपेयर करना है, मई वालों को कोचिंग के साथ में कैसे प्रिपेयर करना है, मई और जो नेक्स्ट सब्सिक्वेंट नवंबर रहेगा उनके लिए, ठीक है। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट इस वीडियो का हमने रखा है सेल्फ स्टडी। गाइस, एक चीज़ को आपको मानना पड़ेगा कि जो क्लासेस रहती है वो सिर्फ एक हेल्पिंग हैंड रहेगा। लाइक जब बच्चा चलना सीखता है, ठीक है ना, तो उसमें क्या होता है कि इनिशियली उसको सिर्फ हाथ पकड़ के चलाता है, उसके बाद तो प्रैक्टिस उस बच्चे को ही करनी पड़ेगी कि मेरे को कैसे चलना है। तो ये वाला फेज सेम काइंड ऑफ यहाँ पे रहेगा कि टीचर आपको गाइड कर लेगा कि ये पॉइंट्स रहेंगे, वो आपको एक्सप्लेन कर लेगा। अब उसको उस पॉइंट्स और उन सब चीज़ों को आपके अंदर उतारना आपको ही है, ठीक है। तो सेल्फ स्टडी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। सोल डिपेंडेंसी ऑन क्लासेस सीए एटलीस्ट फाइनल में तो बहुत कम वर्क करती है, ना के बराबर वर्क करेगी। आप एक बार क्लासेस से गाइडेंस ले लीजिए, उसके बाद सेल्फ स्टडी का आपको पूरा के पूरा फोकस रखना है। बिकॉज आई हैव सीन मैनी केसेस जहाँ लोगों का ये था कि आप एग्जाम के 30 दिन पहले भी क्लासेस कर रहे हैं। तो गाइस, एक फेज आपको फिक्स करना पड़ेगा। मैं अगर आइडियली कहना चाहूँ तो अगर आप बोथ ग्रुप देना चाह रहे हो तो कम से कम 4 से 5 महीने पहले आपको अपनी क्लासेस को कंप्लीट करना होगा। और अगर ग्रुप 1 या ग्रुप 2 को भी सिंगल है तो एटलीस्ट 2 से 2.5 महीने पहले आपको क्लासेस को रोकनी होगी, कंप्लीट करना होगा। देन आपको सेल्फ स्टडी वाले फेज में आना ही पड़ेगा, ठीक है। तो सेल्फ स्टडी ही एक मात्र उपाय रहेगा एग्जाम्स को क्रैक करने का। ओके राकेश जी, फिर आप बताइए। मैं इसमें एक ही पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि मुझे ऐसा लगता है कि एक कहावत मैं कह सकता हूँ कि अगर आप करोगे सेल्फ तो भगवान भी करेगा आपकी हेल्प, क्योंकि सेल्फ स्टडी इसमें बहुत मायने रखती हैं। ठीक है, कोचिंग्स आपको जैसे भाई ने बताया कि एक हेल्पिंग हैंड की तरह आपको काम कर लेगी, परंतु अंततः आपको सेल्फ करना पड़ेगा। आपको अपने नोट्स क्रिएट करने पड़ेंगे जो आपके हाथ से जो लिखा होता है, ये आप माने या नहीं माने, एक तो अगर आपके हाथ से अगर कुछ लिखा है, अगर आप रिटन प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंस रहती है इस मामले में, क्योंकि एग्जाम भी आखिरकार हमें वहाँ पर बोल के नहीं बताना है, हमें लिख के ही बताना है। और कहते हैं कि एग्जामिनर को अपनी राइटिंग बताएगी, वहाँ पर जो अपन लिख रहे हैं वो शब्द वहाँ पर बोलेंगे, हम खुद नहीं बोलेंगे। तो हमें राइटिंग प्रैक्टिस से भी ये सेल्फ से ही आपको क्लियर हो सकता है। उसके बाद में अगर बात करूँ मैं, जो YouTube पे बहुत सारे रिवीजन वीडियोस अवेलेबल रहते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि जब अपन क्लास कर लेते हैं तो 1.5 साल 2 साल हो जाता है उस क्लास को, क्योंकि 8 सब्जेक्ट है, ये बहुत बड़ा मतलब कि है, तो उसमें टाइम लग जाता है।
तो रिवीजन वीडियो वैसे हेल्प करता है आपको उस कंसेप्ट, अगर आपको कोई कंसेप्ट अगर आपने भूल गए हैं तो उसको आपस में क्लियर करने के लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप जैसे अगर अटेम्प्ट लगे आपको इस बार, अगर आप सब तैयार कर रहे हो अपने आप को और थोड़ा अगर कंसेप्ट आपको वापस अगर बिल्ड करना है, तो आपको ये रिवीजन वीडियो जो यूट्यूब से पे बहुत सारे टीचर्स के अवेलेबल हैं, और अगर चाहा तो हम भी कुछ रिवीजन वीडियो आपको अवेलेबल करवा लेंगे अगर ये पॉसिबल हुआ तो उससे आप अपने कंसेप्ट को क्लियर कर पाओगे। लेकिन रिवीजन वीडियो को भी आपको एक समय पर छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि सबसे मेन फोकस होता है सेल्फ स्टडी का। इसके एक दिन पहले भी जैसे कई स्टूडेंट्स का क्या सीन रहता है कि एग्ज़ाम के जो एक दिन पहले वाला रहता है तब भी वो रिवीजन वीडियो से अपनी प्रिपरेशन को करते हैं। गाइस, रिवीजन वीडियो देखो, इट्स नॉट ऑल अबाउट रिवीजन वीडियो या मेन क्लासेस। टीचर का अगर रिवीजन वीडियो भी रहेगा तो वो भी आपको सिर्फ गाइड करेंगे, अंततः आपको ही अंदर उतारना पड़ेगा। तो एक दिन पहले या एक टाइम से पहले जैसे छोड़ना पड़ेगा, ये चीज़ आपको डिसाइड करनी पड़ेगी कब पकड़ना है कब छोड़ना है। मेन बात आती है कब पकड़ना है, इसमें मैं 1-2 पॉइंट्स और ऐड करना चाहूँगा। जैसे अभी रिसेंटली रिजल्ट आए तो काफ़ी बच्चे डीमोटिवेट हो गए कि वापस सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, तो उनकी प्रिपरेशन एक वापस स्टार्ट नहीं हो पा रही। जैसे अभी मैंने उसके बाद काफ़ी लोगों से बात की थी, तो वही था कि हमारी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं हो पा रही, हम कैसे स्टार्ट करें। तो यहाँ पर एक हेल्पिंग हैंड हो सकता है कि कोई बात नहीं, आप खुद से नहीं पढ़ पा रहे हो, इट्स ओके। जो आपकी रेस्पेक्टिव फैकल्टीज है उनके रिवीजन वीडियोस अवेलेबल है, आप उनको प्ले करके बैठ जाइए। एटलीस्ट क्या होगा कि ठीक है चलो, तो उसके अंदर आपको आपकी तरफ से पूरा नहीं देना पड़ेगा, थोड़ा कम ही आपको बैठ के उनको सुनना है। बट ऐसा नहीं कि सिर्फ पूरे दिन सुनते जा रहे हो, 1-2-3 घंटे की क्लास आपने देख ली, उसके बाद आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए। तो एक ये है कि ये जो भी जब आपका एक फेज रुक चुका है पढ़ाई का पूरा, तो उसको रीस्टार्ट करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और सेकेंड पॉइंट देखो, होता क्या है, एक कॉमन मिस्टेक काफ़ी लोग कर लेते हैं, क्लासेस किसी और फैकल्टीज से की, उसके बाद रिवीजन वीडियोस किसी और फैकल्टीज़ के 2-3 फैकल्टीज़ के रेफ़र कर रहे हैं। सो इसके बारे में हाँ मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि मैंने कई लोगों से बात की है कि वो अलग अलग बहुत सारे टीचर से रिवीजन वीडियो करते रहते हैं। तो ऐसा ना करें। किसी एक टीचर्स को आप ले लीजिए जिनसे आप रिवीजन वीडियो करेंगे, तो उन्हीं के फिर रिवीजन वीडियो को प्रीफर करें। फिर क्या होता है कि वो ये कहता है ना कि अपन उससे भी ले लूँ, उससे भी ले लूँ, तो ये टाइम वेस्ट भी होगा आपसे। आपको रिवीजन वीडियो मतलब ये नहीं है कि आप पूरी क्लास कर रहे हो, केवल आपको एक छोटा सा वहाँ से आपको लेना है कि ये कंसेप्ट कैसा है। बाकी मैंने कहा प्रैक्टिस तो आपको करनी ही पड़ेगी। फिर आगे टेस्ट सीरीज की बात करते हैं। टेस्ट सीरीज पर आपका क्या कहना है? टेस्ट सीरीज़ से अभी तो काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है। हाँ, ये कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहा है बहुत सारे टीचर्स के बीच में। हाँ, वो उसमें भी कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं वो भी। तो होता क्या कि थोड़ी सी भी चीज़ ट्रेंड बन गई कि हाँ टेस्ट सीरीज से ये पास हुए, तो स्टूडेंट उस चीज़ को देखता है कि हाँ हम भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेंगे। गाइज, टेस्ट सीरीज़ चीज़ को ही कब आना चाहिए, जब आपकी प्रिपरेशन पहले कंप्लीट हो चुकी हो। आई हैव सीन लाइक काफ़ी लोगों की प्रिपरेशन अभी भी नहीं हुई है एंड दे आर लाइक कि मैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेता हूँ। ये तो ठीक है। हमारे लोकल में मैंने एक केस देखा था राकेश जी, अराउंड 1-1.5 साल पहले, जिनसे मैं बात कर रहा था, उनका ये कहना था कि मैंने चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज़ ले ली है, जो 7-8 चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज करवाते हैं। उन्होंने क्या किया, पहले पूरी क्लासेस को ख़त्म कर दिया एंड डायरेक्टली ज्वाइन द टेस्ट सीरीज। ठीक है, और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करे। फिर मैंने कहा नहीं आपने पहले टेस्ट सीरीज ज्वाइन कैसे कर लिया, आपने एक बार खुद से पढ़ा क्या? तो वो बोल रहे थे कि नहीं मैंने खुद से बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ा है, मैं बस टेस्ट सीरीज में जैसे चैप्टर वाइज टेस्ट हो रहे मैं उसी टाइम पढ़ लूँगी और उसी टाइम टेस्ट दे दूँगी। तो उनका कहने का मतलब ये निकल रहा था कि टेस्ट सीरीज से ही मेरी पढ़ाई हो जाएगी। सो मैंने उनको रोका कि नहीं, ये गलत मूव हो सकता है। और उसके बाद के सब्सिक्वेंट 2 रिजल्ट भी आए और अनफॉर्चुनेटली उनको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल पाए। तो मैं उनको उसी टाइम से ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि एटलीस्ट क्लास के बाद में पहले खुद की पूरी प्रिपरेशन हो जाए, देन आप टेस्ट सीरीज से खुद को इवेल्यूएट कीजिए। काफ़ी लोग गलती से ये ले लेते हैं कि हम टेस्ट सीरीज से ही पढ़ाई कर लेंगे। नहीं, वो उतना नहीं हो पाएगा। पहले खुद की प्रिपरेशन पूरी हो जाए, देन आप सोचिए टेस्ट सीरीज आपको चाहिए नहीं चाहिए। काफ़ी स्टूडेंट ऐसे भी है जो विदाउट टेस्ट सीरीज भी ठीक है कि लिख पाते हैं, और काफ़ी स्टूडेंट 1-2 केसेस मेरे ध्यान में थे जिनका क्लियर नहीं हो पाया। उनका ये था कि एग्ज़ाम के अंदर जाकर वो प्रेशर नहीं ले पाते थे उतना, वो 3 घंटे का प्रेशर जो है ना वो उनको फील नहीं हो पाता था, वो लिखना काफ़ी चीज़ें छूट जाना। तो उनके लिए वो टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं, बट आफ्टर योर प्रिपरेशन। आपका व्यू? जैसे आपने कहा कि बहुत जने बिना टेस्ट सीरीज भी पास हो जाते हैं, जैसे हमने भी शायद मैंने भी टेस्ट सीरीज ली नहीं। मैं ये कहता हूँ कि जब अपन RTP MT की जो प्रैक्टिस करते हैं वो भी एज अ टेस्ट सीरीज ही तो है। और आपको पता है अब ऐसे ही चेंज कर रहा है कि वो कंसेप्चुअल चल रहा है अभी।
तो आपको कंसेप्ट तो पहले क्लियर करने पड़ेंगे। आप केवल प्रैक्टिस करके, मतलब मैं मानता हूँ कि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, बट आपको पहले कंसेप्ट क्लियर करें, उसके बाद में आपके पास टाइम है तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। मैं वापस टेस्ट सीरीज के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन उससे आपको फ़ायदा होता है, पर आपको पहले कंसेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। ICSM की अगर बात करें, ICA स्टडी मटेरियल की बात, ICA स्टडी मटेरियल क्या हो रहा है, जैसे हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, फिर ICA की बुक्स मंगवाते हैं, तो जो बुक्स आती है ना, जो 2 बंडल्स आते हैं, उनको क्या करते हैं मेजॉरिटी स्टूडेंट एक दराज में रख लेते हैं। मुझे ज़रा 70-80% स्टूडेंट्स का ये होता है कि वो बुक्स पड़ी रहती है केवल। हाँ, वो बुक्स वहीं पे पड़ी रहेगी, वो एग्जाम के बाद तक वहीं पे पड़ी रहेगी, बस मिट्टी जमती रहेगी, और वो भी रिकरिंगली ठीक है साफ करते रहेंगे, बाकी वो बुक्स वहीं पे पड़ी रहेगी। ये बहुत ही गलत मूव रहता है। सी, आप चाहे फाइनल में हो, इंटर में हो या फाउंडेशन में हो, ICEI की मटेरियल को पढ़े बिना पास होना बहुत मुश्किल है। हाँ, अगर कोई हो भी जाता है तो चलो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ICA स्टडी मटेरियल वास्तव में अगर मैं आपको तो की ऑफ सक्सेस है, ये आपको मानना पड़ेगा। मैं इसे तो गोल्डन बुक भी मानता हूँ, क्योंकि लोग ऐसा भले ही कहते हैं कि आप किसी फैकल्टी की तरफ आप जा रहे हैं, फैकल्टी भी क्या करते हैं, ICA के मटेरियल की पूरी कॉपी। सीधी सी बात है, सबको स्वीकार करना होगा इस चीज़ को कि वो उसको कॉपी करते हैं। तो कई ऐसे सब्जेक्ट हैं जहाँ पर आपको ICA जो कि SM है वो बहुत हेल्पफुल रहेगी, जैसे कि इकोनॉमिक लॉ है, पेपर 6D। उसके अलावा SCMP की थ्योरी है, वो मैं कह रहा हूँ, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप ICA की स्टडी मैट से ही करें। SFM की थ्योरी ICA स्टडी मैट से ही करें। पता नहीं लोग इस SCMP की थ्योरी के लिए नोट्स मंगाते हैं किसी टीचर्स के, नहीं, उससे क्या हो जाएगा मुझे ऐसा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो थ्योरी के पॉइंट्स SM में दिए हुए हैं, कि मैंने उसको पूरा रीड किया है, तो बहुत अच्छे पॉइंट्स उसमें कवर हो जाते हैं। SFM में भी थ्योरी उसमें कवर हो जाती है। या फिर जैसे SCMP की थ्योरी की बात की, कि हम उसी से खुद के समरी नोट्स बना लें SM को बेस लेकर। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि अगर अपन, क्योंकि आजकल आप भी मानते हैं कि सेकंड ग्रुप में जो SCMP है वो सबसे डेंजर सब्जेक्ट बन रहा है। जैसे कि फर्स्ट ग्रुप में अब ऑडिट है, वैसे इसमें SCMP है। तो SCMP के लिए मैं कहूँगा कि प्रैक्टिकल्स इंपॉर्टेंट रहता है, प्रैक्टिकल, लेकिन थ्योरी बेस्ड जाना पड़ेगा। मैं बात करूँ तो आपको ICA स्टडी मटेरियल दीजिए, वहाँ से अपने नोट्स को, अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को वहाँ से लीजिए और उस कंसेप्ट को समझने का प्रयास कीजिए। और बहुत इजी कंसेप्ट है, अगर आप ICSM से पढ़ोगे तो आपको कंसेप्ट भी समझ में आएगा, उसके साथ में आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हो जाएंगे। अगर आपको कुछ गाइड चाहिए तो मैंने अपने नोट्स रेडी किए थे, नोट्स भी और चार्ट्स भी रेडी किए थे, तो उसकी PDF मैं कमेंट बॉक्स में या जो भी होगा लिंक्स आपको अवेलेबल करवा लूँगा। तो उसको आप बेस मानकर, मैं ये नहीं कहता कि वही आपके काम आएंगे, क्योंकि सबका अलग अलग हो सकता है, उसको बेस मानकर आप अपने खुद के रेडी कर सकते हैं, या उससे भी आप हेल्प ले सकते हैं। और SM का सिर्फ एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा, लाइक गाइस, एक बार एटलीस्ट एक बार SM जरूर देखे, एक बार कम से कम मिनिमम। जैसे मैं बता रहा हूँ कि इससे पहले भी जब मतलब ऑडिट में मार्क्स नहीं आए थे, तब वही गलती थी कि SM नहीं देखी थी, एंड इन लास्ट अटैम्प्ट SM को पूरा एक बार देख लिया, तो वहाँ से कि काफ़ी चीज़ें मेरे को भी मिली थी MCQ के लेकर। देखो, आप कितनी भी कोई भी प्रोफेसर की चाहे बुक ले लीजिए, कोई ना कोई चीज़ को वो लीस्ट इंपॉर्टेंट मान के छोड़ देते हैं कि ठीक है, इस पॉइंट को साइड बाय रखते हैं, और बच्चा क्या सोचता है कि नहीं, मैंने उस टीचर की बुक ली है तो उसके अंदर फुल फ्लेज सब कुछ कवर है। बिकॉज होता क्या है कि टीचर की बुक के ऊपर भी आके लिखा होता है बड़े बड़े अक्षरों में ICI मटेरियल कवर्ड, SM RTP एंड सब कवर, ऐसा लिखा होता है, बट स्टिल ब्लाइंडली किसी पर भी बिलीव करना नहीं चाहिए कि हाँ नहीं इन्होंने सब कवर कर दिया। एटलीस्ट एक बार ICI के मटेरियल को देख लीजिए, आप अपना मेन नोट्स वही रखिए जो टीचर से आपने कोचिंग की है। 70 दिन बाकी, अगर अपने नोट्स चेंज करोगे तो वो बड़ा गलत हो जाएगा। अपने नोट्स वही रखिए, कंसेप्ट पढ़िए उससे। लेकिन मैंने कहा ना कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जहाँ पर आपको ICSM रेफर करनी चाहिए, जो कि बहुत हेल्पफुल रहेगी। इवन ऑडिट के लिए भी एक बार SM जरूर रेफर कीजिए, कुछ पॉइंट्स MCQ के लिए निकलेंगे, वो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मुझे ऐसा लगता है, अगर आप SM को, क्योंकि आपने कवर क्या आपको पढ़ा है, आपके अगर आप पढ़ा हुआ है कोचिंग से, तो बहुत कम टाइम लगेगा उसमें, बहुत फटाफट से आपको देखना है कि हाँ सब कुछ कवर है एटलीस्ट मेरी बुक्स में, हाँ मिल सकता है, बस वो थ्योरी में। फिर एक MCQ वाले पॉइंट्स आते हैं, इनके ऊपर क्या व्यू रहेगा आपका? एक्चुअली मैंने देखा है कि मार्केट में बहुत सारे MCQ की बुक्स अवेलेबल है टीचर्स की, 2,000 MCQ, 5,000 MCQs।
मुझे लगता है कि क्या उनकी प्रैक्टिस करना वेस्ट ऑफ टाइम नहीं लगता आपको? आपको क्या लगता है? मुझे तो लगता है कि वेस्ट ऑफ टाइम अगर आप 5-5 हज़ार MCQ की प्रैक्टिस कर रहे हो। नहीं, आपको कंसेप्ट पहले क्लियर करना होगा, उसमें आप टाइम लगाइए। हाँ ज़रूर, ICA के कुछ अगर MCQs हैं, अगर आप उसको एज अ प्रैक्टिस करते हैं तो इट्स ओके, बट आप पूरी MCQ की बुक्स, मैंने देखा है बहुत सारी बड़ी बड़ी बुक्स देखी है MCQ की, उसको सॉल्व करना नॉट सो इम्पोर्टेंट, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल आपकी इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। अब 2-2 हज़ार MCQ के पीछे कितना टाइम वेस्ट होता है, उससे बेटर है आप एक रिवीजन कर लीजिए। एक रिवीजन, उससे क्या होगा, आपका जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट है वो भी रिवाइज हो जाएगा और MCQ के पॉइंट्स भी रिवाइज हो जाएंगे। तो वहाँ पर क्या होगा, एक तीर में 2 शिकार हो रहे हैं कि हाँ, अगर मैं चलो 2000 MCQ की जगह पूरा रिवीजन है तो हाफ रिवीजन भी हो रहा है, तो भी कितने चैप्टर्स तो मेरे खत्म हो ही रहे हैं ना, दोनों रिवीजन हो रहे हैं। और मैं बोल रहा हूँ आप 2000 MCQ कर लो, 3000 MCQ कर लो, एग्जाम के अंदर जो 20-25 MCQ वो आपको नए ही दिखेंगे। ICA किसी फैकल्टी की बुक से MCQ अपने लेता नहीं है, क्योंकि ये कोई GK और उसका एग्जाम नहीं है। ये तो ICA तो आपको कंसेप्ट से क्लियर करना चाहिए। उनकी केस स्टडी, MCQ की केस स्टडी अपन भी जानते हैं कि कितनी बड़ी केस स्टडी होती है, तो वो कहीं आपको मिलेगी नहीं। आपको वो प्रैक्टिस से नहीं, आपको कंसेप्ट आपको क्लियर होगा तो आप MCQ आसानी से कर पाओगे। तो ICI के जो MCQs है उनको रेफर किया जा सकता है जब भी आपके पास टाइम रहेगा, टाइम है तो। और जो ऑप्शनल पेपर है वहाँ केस स्टडी की जो डाइजेस्ट है, लाइक जैसे जितना मेरे ध्यान में 6D की कोई 50 केस स्टडीज़ की कुछ डाइजेस्ट है इकोनॉमिक लॉ के लिए। तो एक बार मुझे ऐसा लगता है कि इकोनॉमिक लॉ में जैसे अपन एक अलग अलग वीडियो बनाएंगे उस पर, लेकिन एक छोटी सी बात को तो आपको पहले ICSM से आपको कवर करना चाहिए। तो टाइम है तो केस स्टडी आप कवर कर सकते हो, क्योंकि इस बार हुआ था एक केस स्टडी एज इट इज़ प्रिंट हो गई थी, जो केस स्टडी नंबर 20 के बाद में थी, और काफ़ी बच्चों को पता ही नहीं था कि वो केस स्टडी वहाँ से आई है, और काफ़ी बच्चों को पता था तो उन्होंने तो वहाँ से छाप दी, वो वाला फ़र्क। देन फिर हम जाते हैं ये अब सबसे जो अगला पॉइंट है वो बैंक का, क्वेश्चन बैंक। बैंक जैसे कि अपन वहाँ पे क्वेश्चन बैंक के बारे में ये कहूँगा कि यस, आजकल बहुत चलन में है क्वेश्चन बैंक्स, और आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। यस, मैं इस बारे में कह रहा हूँ, MCQ की प्रैक्टिस के बारे में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इस पर आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। प्रैक्टिस में एक मैन परफेक्ट, आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छा होगा एग्जाम में भी आपको। क्योंकि एक चाणक्य का मुझे यहाँ पर एक वाक्य याद आता है कि अगर आप उन्होंने कहा था कि जहाँ पर अभ्यास क्षेत्र में अपन जितना अपना पसीना बहाते हैं, मतलब अपना जितनी मेहनत करते हैं, तो युद्ध भूमि में उतना रक्त आपका कम बहता है। तो वही मैं कहूँगा कि अगर आप अभ्यास करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो एग्ज़ाम्स में आपको वहाँ पर जल्दी से सारी चीज़ हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चंस बैंक आपको करने चाहिए, चाहे वो ICA के स्टडी मैच में भी तो क्वेश्चंस हैं। ये तो नहीं कह रहा हूँ, क्वेश्चंस बैंक का मतलब ये नहीं होता कि किसी फैकल्टी के ही क्वेश्चंस बैंक्स नहीं। आप अगर ICA के SM प्लस RTP MTP के सारे सवाल कर रहे हो तो इट्स ओके, और नहीं तो किसी भी फैकल्टी का QB ले लीजिए और उससे आप कर लीजिए, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, एकदम सहमत हूँ जो मेन तो चाणक्य वाली आपके इस बात से कि यहाँ पसीना जितना बहाओगे मैदान में आपका रक्त उतना कम बहेगा। सो क्वेश्चन बैंक्स आपको करने होंगे। इसमें मैं एक पॉइंट ऐड कर लेना चाहूँगा कि जैसे अभी दिसंबर एग्ज़ाम के लिए अभी टाइम चल रहा है, ठीक है, तो काफ़ी बच्चे अभी भी पढ़ रहे, अभी मतलब उनकी पढ़ाई वापस स्टार्ट हो गई होगी, जो जिनका रिजल्ट नेगेटिव था, या काफ़ी बच्चे जिनका ओरिजिनली एग्ज़ाम था तो उनकी भी चल रही होगी। एक पॉइंट ये रहेगा कि क्वेश्चन बैंक के अंदर अभी आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे कुछ क्वेश्चंस जो आपको सब्सिक्वेंट रिवीजन में करने पड़ेंगे, बिकॉज अभी तो आप डेप्थ रिवीजन कर रहे हो। एक फेज ऐसा आएगा जब आपको 7-7 दिन में रिवीजन करना पड़ेगा, उस टाइम भी क्वेश्चन बैंक में सिर्फ वही क्वेश्चन सेलेक्ट करने पड़ेंगे, तो उनकी मार्किंग आज ही करनी पड़ेगी। हाँ, ये आपको मार्किंग पहले करनी पड़ेगी कि मैं कौन से क्वेश्चंस को रिवाइज करूँगा एग्ज़ाम टाइम के, एग्ज़ाम से 7-10 दिन पहले कौन से को रिवाइज करूँगा, ये बहुत ज़रूरी है। सारे सवाल आप रिवाइज नहीं कर सकते हो एक छोटे से टाइम पीरियड में, इसलिए आपको पहले तय करना पड़ेगा कि मैं ये सवाल हैं, ये क्वेश्चंस हैं जिनको मैं रिवाइज करूँगा। नाउ वी कम्स ऑन RTP और MTP। RTP रिवाइज टेस्ट पेपर, पता नहीं लोग इसको क्यों दरकिनार, एक शब्द दरकिनार कर लेते हैं, एकदम उसको छोड़ देते हैं। नहीं, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि आपको RTP की प्रैक्टिस करनी चाहिए, उनके क्वेश्चंस को। और SCMP की मुझे लोग कहते हैं कि जो वो एक 20 मार्क का जो कंपलसरी आता है क्वेश्चन, केस स्टडी जो आती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो RTP से आपको अच्छा कवर हो जाएगा। क्योंकि इस बार की भी जो है वो मैंने कहीं ना कहीं पढ़ी थी, वो सुबह पढ़ी और एग्ज़ाम में आ गई, तो आपको। और दिसंबर में मुझे ऐसा लगता है कि जो RTP की जो 5-6 पिछले अटेम्प्ट की RTP हैं, उनमें जो केस स्टडी हैं, पर RTP में शायद 2 केस स्टडी दी हुई है, उसको आप कवर कीजिए, वहाँ से एक आधी जो केस स्टडी है वो आने की मुझे भी चांस लगते हैं इस बार भी।
RTP और MTP तो हर अटेम्प्ट के लिए ऐसे ही निकालता है। निकालती है। जितना पॉसिबल हो आप उतने RTPs MTPs कीजिए, जितना आप पीछे जा सकते हो, एटलीस्ट 4-5 अटेम्प्ट तक तो जाना चाहिए। एक ट्रेंड मैंने देखा है RTP और MTP दोनों के लिए होता क्या है कि जैसे ये वाला अटेम्प्ट है, अब इस अटेम्प्ट के लिए जो RTP और MTPs है, ठीक है, अब उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस जब सब्सिक्वेंट 2 अटेम्प्ट वालों को वहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा हूँ कि जैसे ये वाला दिसंबर अटेम्प्ट होगा तो इसकी RTP और MTP को मतलब छोड़ना, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, इसको भी पढ़िए, बट एक जो इंपॉर्टेंस वाली बात आती है ना, वो आपको एक अटेम्प्ट जो ये मेन अटेम्प्ट है ना, इससे जस्ट पहले वाले 2 अटेम्प्ट है उनकी दीजिए। लाइक दिसंबर वाला अटेम्प्ट है तो उनके लिए नवंबर 20 हो गया, और अभी ये जो जुलाई 21 वाला था, मतलब हाँ उससे पहले वाला ले सकते, बट एटलीस्ट ये 2 अटेम्प्ट तो आपको इंपॉर्टेंस देना। मतलब मान लो कि किसी के पास बिल्कुल भी टाइम कमी है, कोई अगर ऐसा पूछे कि कौन सा करना चाहिए, तो आई रिकमेंड कि खुद का अटेम्प्ट है उससे जस्ट प्रीवियस 2 अटेम्प्ट क्या आप पहले वो कर लो, 2-3 अटेम्प्ट तक, उसके बाद खुद का अटेम्प्ट कापी आप देख लो, ठीक है। और उसके बाद हाँ ठीक, ICI केस स्टडी डाइजेस्ट का हमने डिस्कस कर लिया। केस स्टडी में आपको अगर टाइम है तो आपको कवर करनी चाहिए, बट इट्स ओके। तो ये एक पूरा मतलब प्रिपरेशन के अंदर आपको क्या लेना है क्या नहीं लेना है, ठीक है। और इसके अंदर यही है कि पूरा क्रक्स मैं अगर बताना चाहूँ तो अगर आपके पास टाइम है तो खुद की नोट्स प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। या फिर आप चार्ट्स बुक्स है, या चार्ट्स भी वॉल चार्ट्स और अलग अलग सब्जेक्ट्स में मिलते हैं अवेलेबल, जो भी आपको फीजेबल हो आपको उनको भी एक्सेस कीजिए। लाइक आजकल तो लगभग हर सब्जेक्ट्स में चार्ट्स आने लग गए, तो बेटर है वो रिवीजन के लिए ही, ठीक है। और चार्ट्स के बारे में एक दो और बात मैं कहना चाहूँगा। लाइक कुछ चार्ट्स अवेलेबल है किसी सब्जेक्ट पे, तो सिर्फ चार्ट्स के ऊपर ही मत जाइए, चार्ट्स में आप मेन बुक के साथ पढ़ लीजिए, कुछ पॉइंट्स अगर कम पड़ते हो उनको भी ऐड कर लीजिए, बिकॉज चार्ट्स के अंदर टीचर अब सब कुछ तो बुक कवर करेगा नहीं, तो वो आप पीछे से और ऐड कर सकते हो। तो ये एक प्रिपरेशन का पूरा पाथवे था जो हमने बताया। अब अंत में यही है कि 70 डेज़ बचा है शायद, लगभग उतना ही। और अगर आपका रिज़ल्ट भी नेगेटिव आया है तो प्लीज़ तैयार रह जाइए। ऐसा कुछ नहीं होता है, जब अपन असफल हो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आगे सफलता आपका इंतज़ार कर रही है। भगवान पर विश्वास रखिए, सफलता आपका इंतज़ार कर रही है। हमेशा अपने आप को मोटिवेट रखिए, जो भी आप 1 घंटा अपने शरीर के लिए भी दीजिए, और उसके अलावा जितना आप अपने आप को माइंड को फ्री रखेंगे, मोटिवेट रखेंगे, क्योंकि अगर आप अब नर्वस हो गए तो बिलीव मी नर्वस के साथ में आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे। आपको हमेशा मोटिवेट रहना है, चाहे इसके लिए आप कोई मोटिवेशन वीडियो सुनिए, ये बहुत सारे अवेलेबल होते हैं, या कुछ स्पिरिचुअल बुक्स को पढ़िए, लेकिन आपको विथ मोटिवेट्स आपको सारे काम करने चाहिए। और दैट्स, मुझे लगता है कि बहुत जल्द आपकी सफलता आपका इंतज़ार कर रही है। ओके, फिर अपन मोटिवेशन वाले पॉइंट्स में ही जो क्लासेस है, ठीक है, और उनके साथ में जो गाइडेंस है उनकी अगर मैं बात करना चाहूँ तो उनके हिसाब से आपका क्या पॉइंट्स रहेंगे? सॉरी, क्लासेस, जैसे अब क्लासेस के साथ में आपको जो फैकल्टीज़ को चूज़ करना पड़ता है, जो मेंटर के साथ में है, जो आजकल ये कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहा है फैकल्टी के साथ में, और ये अगर मैं इसमें बात करूँ तो कौन सी फैकल्टी चूज़ करनी है ये सब आप पे डिपेंड करता है। मैं कहता हूँ कोई भी फैकल्टी ख़राब नहीं होती है, सारी फैकल्टीज़ आपको पढ़ाने के लिए करती है। लेकिन जो आज मैं कहूँ कि जो ये जो अपने CA इंडस्ट्री का जो ये मार्केट है, एक्चुअली इसे मार्केट तो नहीं कहना चाहिए, एक्चुअली इट्स सर्विस, इट्स सेवा कह सकता हूँ मैं, क्योंकि चिकित्सा और शिक्षा ये अनिवार्य चीज़ें हैं। इस दोनों में मार्केट नहीं हो, क्योंकि ये मार्केट अपना शब्द नहीं है, अपनी संस्कृति सेवा में विश्वास करती है। तो फैकल्टी के बारे में अगर कहूँ तो मैं एज ए स्टूडेंट्स अपना पॉइंट रखना चाहता हूँ कि प्लीज़ जो ये आजकल हमें केवल कोचिंग्स नहीं चाहिए, केवल कंसेप्ट को क्लियरिटी नहीं चाहिए, उसके साथ में पर्सनल गाइडेंस चाहिए। मैं मेरा खुद का एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ कि मैं किसी का नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन मैंने भी SMP की जिनसे क्लास ली थी, बहुत बड़ी फैकल्टीज़ हैं वो, और लगभग 14-15 हज़ार रुपये कोचिंग्स का लेते हैं वो, लेकिन कंसेप्ट उनके क्लियर हो जाते हैं। मैं ऐसा नहीं कहूँगा, प्रैक्टिकल्स उन्होंने करवाए, लेकिन जब भी मुझे कुछ डाउट्स आए मैंने उनको पूछने का प्रयास किया, लेकिन उनसे कोई भी मुझे जवाब नहीं मिला। आज भी मेरे पास में वो है कि जब भी मैंने उनको कुछ मैसेज किया तो मुझे कोई जवाब उनसे नहीं मिला। यार एक्चुअली क्या आप हमें क्लास देते हो तो क्या आपकी जवाबदारी ख़त्म हो जाती है? केवल क्लास देने में, केवल क्लास बेचने में आपकी जवाबदारी ख़त्म नहीं होती है। पर्सनल गाइडेंस बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि केवल कंसेप्ट के साथ में आपको पर्सनल गाइडेंस भी ज़रूरी है, और अगर कुछ डाउट है तो उसको क्लियर आपको करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है।
बहुत सही कहा कि ठीक है फैकल्टीज़ का कि हम क्लास एक बार बेच ली, उसके बाद में काफ़ी फैकल्टीज़ प्रोवाइड करते हैं और काफ़ी फैकल्टीज़ नहीं करते, तो वो एक सीन देखना है। बट इन केस आपके साथ भी अगर ऐसा हो रहा है कि ठीक है कि आपकी फैकल्टीज़ आपको गाइडेंस मतलब प्रॉपरली नहीं मिल पा रहा है, तो नो नीड टू वरी, इट्स ओके। देखो कहाँ से अगर हेल्प नहीं मिल पा रही तो दूसरे अल्टरनेट ऑप्शंस देखिए, आप खुद को भी खुद गाइड कर सकते हैं, लेकिन कुछ मैटर्स में अगर आपको गाइडेंस नहीं मिलती है तो फिर और ऑप्शंस है, और इसी ऑप्शंस को हम ऑप्शंस देने के लिए जैसे हम भी एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं कि हम स्टूडेंट्स के लिए फ्री में गाइडेंस के हम कुछ अभी वीडियोस बनाएंगे, और अब हम एक 1-to-1 गाइडेंस के लिए भी सीरीज स्टार्ट करेंगे। ये मतलब एक्चुअली एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट की हेल्प कर सकता है। अगर आपके आसपास में अगर कुछ स्टूडेंट्स हैं तो उनकी हेल्प लीजिए, नहीं तो हम दोनों भी आपके हमारे जो पर्सनल नंबर है वो आपके साथ शेयर करेंगे, या टेलीग्राम चैनल से जो भी होगा। अगर आपको कुछ ज़रूरत होगी, किसी सब्जेक्ट में क्लियरिटी चाहिए या कुछ गाइडेंस चाहिए, तो हमेशा हम उससे खड़े रहेंगे, क्योंकि हम उसी फेज से निकलते हैं। और फैकल्टी से यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ कंसेप्ट के साथ में हमें गाइडेंस अगर चाहिए, डाउट्स चाहे तो उसको क्लियर करने का पूरा प्रयास कीजिए। हमेशा स्टूडेंट्स के लिए खड़ा रहना यही बहुत इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि सीए फाइनल स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा उसी सीए फाइनल स्टूडेंट्स या जो सीए का बंदा है वही समझ सकता है, क्योंकि परिवार वाले तो हम जानते हैं कि उनसे सीधा ताना आता है कि आप फेल हो गए, कि उनको बताना होगा कि ये बीकॉम या कोई एमकॉम के एग्जाम्स नहीं है। अपने जो भी चाचा फूफा है उनको बताना चाहिए कि ये कोई बीकॉम और एमकॉम नहीं है जहाँ पर आप तक कम ऐसे ही पास हो जाते हो। तो एक सीए स्टूडेंट ही समझ सकता है, एक टीचर ही समझ सकता है। तो प्लीज़ एक दूसरे का हेल्प कीजिए और इससे अपन क्लियर हो सकते हैं। और इसी हेल्पिंग हैंड के लिए इवन हम इसको हेल्प भी नहीं बोलेंगे कि हम हैं, बट यही है कि जो भी स्टूडेंट्स अभी पास नहीं हो पाए हैं, ठीक है, तो उनके लिए हम खड़े हैं। और जिनको भी गाइडेंस चाहिए, हम एक प्रॉपर वे अभी वी आर थिंकिंग ऑन दैट प्रोसेस कि प्रोसेस कैसा रखेंगे हम, बट हम अवेलेबल रहेंगे। हम दोनों मैं और राकेश छोटे भाई है मेरे, ठीक है, तो हम दोनों इस प्रोसेस के लिए अवेलेबल रहेंगे। पर्सनल स्टूडेंट्स को इश्यूज़ होंगे, पूरी उनकी सीए से रिलेटेड एनी मैटर के लिए हम अवेलेबल रहेंगे। हम एक प्रोसेस दे देंगे कि आप हमसे कैसे कनेक्ट हो पाओगे। इनिशियली यहाँ मैं टेलीग्राम की आईडीज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो एक बार तो आप टेलीग्राम पे मैसेज डाल सकते हो, उसके बाद हम टेलीग्राम पे भी अवेलेबल हो जाएंगे। और अगर रहेगा तो स्टूडेंट्स के लिए हम कॉल की सर्विसेज भी हम 1-to-1 अवेलेबल करवा लेंगे। बट एक ही एम रहेगा हमारा कि एक भी स्टूडेंट्स गाइडेंस की कमी की वजह से वो पीछे नहीं रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी को गाइडेंस चाहिए और उसको मिल नहीं पा रहा है, आपको चाहिए वी आर अवेलेबल हेयर, ठीक है। तो गाइडेंस की कमी से एक भी स्टूडेंट पीछे नहीं रहना चाहिए, यही हमारा पॉइंट्स रहेगा। बस यही सारे पॉइंट्स हैं। और अंत में जाते जाते मैं एक अपनेपन जो जहाँ से मैं खड़ा हुआ हूँ, एक्चुअली जो हिंदी मीडियम जहाँ से हम खड़े हुए हैं, इट्स हिंदी मीडियम्स की, क्योंकि वैसे भी हिंदी मीडियम्स के स्टूडेंट्स बहुत कम रहते हैं, या जो 12th तक हिंदी मीडियम में थे या सीपीटी तक थे, आईपीसी में थे, जो आज भी हिंदी मीडियम में हैं सीए फाइनल में, उनके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि उनको कैसे तैयारी करनी चाहिए। पर समस्त हिंदी मीडियम जो अभी सीए फाइनल में अगर हैं अगर कोई, तो उनसे मैं एक ही शब्द कहूँगा कि नाउ इट्स टाइम टू कन्वर्ट टू इंग्लिश मीडियम्स। और ये बहुत चेंज कर लीजिए इंग्लिश मीडियम में। शायद आपको मेरी बात शायद सही नहीं लगे, लेकिन शायद आईसीए में पूरे जो सीए इंडस्ट्री में हिंदी मीडियम्स के बारे में शायद मुझसे बेहतर सीए फाइनल में आपको कोई नहीं बता पाएगा, क्योंकि मैंने सीए फाइनल को दोनों फेस में फेस किया है, हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में। मैंने अपना पहली जो टर्म्स है वो हिंदी मीडियम में दिया था, जब मैं क्लियर नहीं हुआ, फिर उसके बाद में 2 महीने में मैंने अपने आपको इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट किया और मैं सीए बन गया। तो यथ इट्स पॉसिबल कि आप जो 70 दिन बचे हैं अब भी आप इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट करके 100% आप पास हो सकते हो। कोई भी गाइडेंस चाहिए आप मुझसे बात कीजिए, मैं आपको बताऊंगा। और इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो भी अपन एक निकाल देंगे, क्योंकि आप भी शायद इंटर तक हिंदी मीडियम्स में थे, तो आप भी हिंदी मीडियम्स को जानते हो कि हमें कौन कौन सी दिक्कतें फेस करनी पड़ती है। तो प्लीज़ एक लाइन में कहूँगा, कन्वर्ट टू इंग्लिश मीडियम्स। कैसे करना है, क्या हो जाएगा 70 दिन में? यस हो जाएगा। और कैसे करना है इसके लिए मैं आपको गाइड करने के लिए पूरा तैयार हूँ। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो जल्द ही मैं इसके ऊपर बना दूंगा। कि सो गाइज़ ये रहा हमारा वीडियो, जिसके अंदर हमने पूरी डिटेल्स देने की कोशिश की। और जो लास्ट वाली अनाउंसमेंट थी हिंदी के लिए, हिंदी मीडियम्स के लिए जो भी इश्यूज रहेंगे उनके लिए एक सेपरेट वीडियोस आ जाएगी। और इसके अलावा गाइडेंस के लिए हमने बता दिया कि हम अपने चैनल्स को ओपन कर रहे हैं, ठीक है, हमारे नंबर्स भी दे रहे हैं, मेल आईडीज़ भी दे रहे हैं, ताकि सिर्फ एक ही एम रहेगा कि गाइडेंस की कमी से कोई भी पीछे नहीं रहना चाहिए। उसके लिए वी आर अवेलेबल हेयर,
ठीक है, आपके लिए हम अवेलेबल रहेंगे यहाँ पे। और लास्ट में एक ही बात कोट करना चाहूँगा, जो मेनली जो 70 दिन है और जो स्टूडेंट्स फेल हुए, तो गाइज़ अपने आप को देखिए, आप अपनी प्रिपरेशन जो भी आपने लास्ट टाइम में की थी उनको असेस कीजिए, क्या गलतियाँ की थी एटलीस्ट उनको रिपीट मत कीजिए ताकि वो आगे ना जाए। सिर्फ सोशल मीडिया और इनके बारे में तो शायद आप एनफ मैच्योर है इन सब चीज़ों को समझने के लिए कि क्या आपको अभी यूज़ करना चाहिए। एक टाइम आता है जब अपने को ये छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इनसे होना पड़ेगा कि अगर आपको टाइम चाहिए तो फिर इन सब से दूर रहना पड़ेगा। लेकिन कुछ वीडियोस देखना है तो उसमें आप कनेक्ट रहिए। और बाकी अंत में फिर ठीक है, यही बात मैं कहना चाहता हूँ कि आगे आपका सब दिनों की सफलता आपका इंतज़ार कर रही है। प्लीज़ डिमोटिव नहीं रहिए, आप 100% क्लियर होंगे। भगवान से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि आप बहुत जल्द सीए बन जाएंगे। बहुत ऑल द बेस्ट फॉर योर विशेस। और बाकी कुछ भी क्वेरीज और कुछ क्वेश्चन रहेंगे ज़रूर हमें ड्रॉप कीजिए, कमेंट सेक्शन के अंदर भी है। और जो हम आपको दूसरे मोड्स अवेलेबल करवा रहे हैं उनके लिए हम आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।